हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा थदानी। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज की और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज की। हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, हम क्या पढ़ के आए हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा था इससे पहले व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। आज हमारा मेन टॉपिक है नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। इसके बाद हम चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं नेशनल पार्टीज से। पहले भी मैंने आपको बताया था, जब हमने नेशनल पार्टीज के बारे में डिस्कस किया था तो हमने देखा था हमारे पास 6 रिकग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं और हर एक नेशनल पार्टी जो भी एग्जिस्ट कर रही है उन्हें कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं, तभी उन्हें टर्म मिलता है एज दी नेशनल पार्टी। ठीक है, तो हमारे पास 6 पार्टीज हैं। 6 पार्टीज कब फॉर्म हुई हैं, वो पार्टीज के प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो पार्टी किस पर्टिकुलर चीज से इन्फ्लुएंस्ड है और उस पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, हम ये पार्टीज आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्टेट पार्टीज के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टी देखते हैं, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी किसने फॉर्म की है? अरविंद केजरीवाल ने, और जो प्रेजेंट लीडर है, करंट लीडर है, वो भी अरविंद केजरीवाल ही है। ठीक है, कब फॉर्म हुई है? Formed on 26 November 2012 following the 2011 anti-corruption movement. फॉर्म हुई है 26 नवंबर 2012 में। एक एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था 2011 में अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हुई है। ठीक है, फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हर एक पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करती है। ठीक है, इनका देखते हैं हम। फर्स्ट, अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी ये बता रही है कि हम अकाउंटेबिलिटी वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, मतलब हम हमारी सिटीजन की तरफ रिस्पॉन्सिबल हैं, हम हमारे सिटीजन्स के नीड्स और कंसर्न्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे और हम पूरी तरीके से आंसरेबल हैं हमारे सारे एक्शंस को लेके। ठीक है, सेकंड, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइप का होगा कि वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बहुत एफिशिएंटली फंक्शन कर सके। ठीक है, थर्ड, ट्रांसपेरेंसी। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी गवर्नमेंट मशीनरी फॉलो हो रही है, वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम अस। ठीक है, फोर्थ, गुड गवर्नेंस। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आंसरेबल है, अकाउंटेबल है और हमारे नीड्स और कंसर्न्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी को टर्म दिया जाएगा कि वो एक गुड गवर्नेंस वाली पार्टी है। एक्चुअली वो हमें अच्छी तरीके से गवर्न कर रही है। ठीक है, इन द ईयर आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, आम आदमी पार्टी emerged as the second largest party in the Delhi Legislative Assembly election. ये फॉर्म हुई है, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर ये emerged हुई है एज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। कहाँ पे? इन द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी है विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, emerged as the third front in Gujarat politics after the 2022 गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। और ये emerge हुए हैं एज द थर्ड फ्रंट। अब एक्चुअली ये एक अलायंस थी स्मॉलर पार्टीज की, ताकि वोटर्स को चॉइस मिल जाए एक थर्ड पार्टी में। तो थर्ड फ्रंट क्या होता है? एक पॉलिटिकल अलायंस थी, किसकी? स्मॉलर पार्टीज ने फॉर्म करी थी ताकि वोटर्स को थर्ड पार्टी की चॉइस मिल जाए। तो ये emerged हुए थे एज द थर्ड फ्रंट। कहाँ पे? इन गुजरात पॉलिटिक्स आफ्टर द 2022 गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। प्रेजेंटली आम आदमी पार्टी हैज फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन पंजाब एंड दिल्ली, और अभी ये गवर्नमेंट रन कर रही है अपनी कहाँ पे? इन पंजाब एंड दिल्ली। Secured 1 seat in the Lok Sabha election held in 2019, और इन्होंने एक सीट सिक्योर की थी लोकसभा इलेक्शंस में जो हुए थे इन 2019। समझ में आ रहा है हम ये पॉलिटिकल पार्टीज कब फॉर्म हुई हैं, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं और कौन से
इलेक्शंस में उन पॉलिटिकल पार्टीज ने कितने सीट सिक्योर किए हैं और उन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज की क्या आइडियोलॉजीज हैं, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पार्टी पे आते हैं, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी फॉर्म हुई है 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ काशी राम। फॉर्म्ड इन 1984 अंडर काशी राम्स लीडरशिप। ठीक है, और अभी अगर हम प्रेजेंट लीडर की बात करें तो वो है मायावती। ठीक है, और इनके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं और ये भी किन लोगों के आइडियाज से इंस्पायर्ड थे हम वो देखते हैं। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय आइडियाज ऑफ पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा फूले, बी.आर. अम्बेडकर एंड साहू महाराज। ये हमारे कुछ लीडर्स हैं जिनसे ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, इनके कुछ आइडियाज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, इंक्लूड्स दलित्स, आदिवासी, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। इन्हें पावर में क्यों आना है? एज फॉर देयर बहुजन समाज, जिसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये एक्चुअली इनके लिए काम कर रहे हैं, एक्चुअली इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। ठीक है, मेनली बेस्ड इन उत्तर प्रदेश विथ अ प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स। मेनली ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, और कुछ प्रेजेंस है इन नेबरिंग स्टेट्स। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश मल्टीपल टाइम्स विथ डिफरेंट पार्टी सपोर्ट। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने अलग अलग टाइम पे इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट के साथ। 2019 के इलेक्शंस में देखते हैं कितनी परसेंट सीट्स मिली। पोल्ड अबाउट 3.63% वोट्स, सिक्योर्ड 10 सीट्स इन दी लोकसभा। और 2019 के इलेक्शंस में इन्होंने 10 सीट सिक्योर की हैं इन लोकसभा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के अगर हम प्रेजेंट लीडर की बात करें तो वो है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, कब फॉर्म हुई है? फाउंडेड इन 1980, emerged from भारतीय जनसंघ। एंड ये पार्टी किसने फॉर्म करी है? श्याम प्रसाद मुखर्जी। इन विच ईयर? इन 1951। तो ये फॉर्म हुई है 1980 में, emerged हुई है फ्रॉम भारतीय जनसंघ, एंड उसको किसने फॉर्म किया था? श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। कब किया है? 1951 में। ठीक है, अब इनकी भी कुछ आइडियोलॉजीज हैं, इनके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो देखते हैं। aims to build a strong modern India and emphasizes cultural nationalism, हिंदुत्व। ये चाहते हैं कि ये एक्चुअली बिल्ड करें एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंडिया, और एक्चुअली ये एम्फेसाइज क्या करते हैं? कल्चरल नेशनलिज्म। एंड व्हाट इज कल्चरल नेशनलिज्म? कल्चरल नेशनलिज्म बात करता है जहां पे वो सारे कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजन, लैंग्वेज सबको बेस मानता है एक पर्टिकुलर कंट्री की यूनिटी डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये एम्फेसाइज करते थे कल्चरल नेशनलिज्म। सीक्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ इंडिया। इन्होंने पूरा टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन लिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अलोंग विथ इंडिया। ठीक है, ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ इंस्पिरेशन है और कुछ लीडर्स के आइडियाज से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के क्या इंस्पिरेशन है वो देखते हैं। फर्स्ट, एंशिएंट इंडियन कल्चर। हमारा जो पास्ट है, हमारा जो एंशिएंट इंडियन कल्चर था, हमारे कल्चर में किस तरीके से कौन से ट्रेडिशंस फॉलो हो रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर हैबिट्स हैं, तो वो एक तरीके से एक इंस्पिरेशन है इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। सेकंड, दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म एंड अंत्योदय। और दीनदयाल उपाध्याय के जो आइडियाज थे इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल ही हर एक सोसाइटी का बेस है, एंड ऑब्वियसली ये इंडिविजुअलिज्म या फिर कम्युनिज्म में बिलीव नहीं कर रहे हैं। ये किस में बिलीव कर रहे हैं? एक्चुअली
म्यूचुअल डिपेंडेंस होनी चाहिए, को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब यही होता है, ठीक है। एंड अगर हम अंत्योदय की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मतलब हो गया कि हमें सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। तो दीनदयाल उपाध्याय के जो आइडियाज थे इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के, जहां पे वो बिलीव कर रहे हैं कि म्यूचुअल डिपेंडेंस होनी चाहिए, को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, कम्युनिज्म में बिलीव नहीं कर रहे हैं, एंड अंत्योदय में बिलीव करते हैं, ठीक है। सपोर्ट बेस एक्सपैंडेड इन 1990s, expanding to south, east, north, east and rural areas। और इनका जो सपोर्ट बेस था वो एक्सपैंड हुआ है इन 1990s। और ये कहाँ कहाँ एक्सपैंड हो गए? टू द साउथ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड रूरल एरियाज, ठीक है। In Lok Sabha election 2019 emerged as the largest party with 303 members, leader of the National Democratic Alliance since 1998, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कितने मेंबर्स हैं इनके पास? 303 मेंबर्स हैं। और ये लार्जेस्ट पार्टी एमर्ज हुई थी इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस। एंड लीडर हैं ये ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कब फॉर्म हुई है इन 1998। इससे पहले भी हमने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात की थी जब हमने पहले पढ़ा था हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। तो हमने मल्टी पार्टी सिस्टम में बात की थी कि वहां पे हमें एग्जाम्पल लिया था हमने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, जो फॉर्म हुई है 1998 में, ठीक है। नेक्स्ट पार्टी की बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, फाउंडेड इन 1964। कब फॉर्म हुआ है? 1964 में। इनके जो करंट लीडर हैं वो हैं सीताराम, ठीक है। बेस्ड ऑन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, ये इनकी आइडियोलॉजी है, ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म फेवर करते हैं। अब आप पूछेंगे मार्क्सिज्म लेनिनिज्म क्या है? बेसिकली ये चाहते हैं कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को चेंज करके क्या हो जाए? सोशलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिज्म को सोशलिज्म में क्यों बदलना है? ताकि सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटीज की, वर्कर्स की, इवन जो लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनके लिए भी इक्वल काम हो। तो इसीलिए ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ठीक है। और ये क्या क्या चीजें सपोर्ट करते हैं वो भी देखते हैं। इट सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी। ये बिलीव ही कर रहे हैं, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बना रहे हैं, तो इसीलिए ऑब्वियसली ये फेवर करेंगे सोशलिज्म, जहां पे सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज के लिए इक्वल काम हो रहा है। ये फेवर करेंगे सेक्युलरिज्म, जहां पे रिलीजन को बेस नहीं बनाया जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर तरीके से, एंड ऑल्सो बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। और ये क्या अपोज कर रहे हैं? इंपीरियलिज्म, जहां पे एक पर्टिकुलर कंट्री इफ सपोज वो ज्यादा पावरफुल है तो वो डोमिनेट करती है उस पर्टिकुलर कंट्री को जो पावरफुल नहीं है। इंपीरियलिज्म का ये मतलब होता है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंट्री डोमिनेट कर रही है एक डिपेंडेंट कंट्री को, तो ये इस चीज को अपोज करते हैं। एंड ऑल्सो अपोजेस कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में जहां पे रिलीजन को बेस नहीं बनाया जाए, और रिलीजन को बेस इसीलिए नहीं बनाया जाए एज बिकॉज उसकी वजह से नेशन डिवाइड होता है और डिविजन क्रिएट होते हैं इन दी सोसाइटी, ठीक है। एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। और ये ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को एक्सेप्ट करेंगे एज बिकॉज ये फॉर्म करना चाह रहे हैं एक सोशल सोसाइटी एंड दे बिलीव इन सेक्युलरिज्म, सो दे एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन कहाँ सपोर्ट है? इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा, ठीक है, जहां पे इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ foreign capital and goods, and they were critical against
द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जहां पे सिर्फ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स को अलाउ किया जा रहा है। रिमेन इन पावर इन वेस्ट बंगाल फॉर 34 years एंड फ्रॉम पास्ट 34 years ये वेस्ट बंगाल में अपनी गवर्नमेंट रन कर रही है, ठीक है। In Lok Sabha elections 2019 won about 1.75% votes and how many seats? 3 seats. अब हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हमें इन्होंने कितने परसेंट वोट सिक्योर किए हैं, कितनी परसेंट सीट्स इन्हें मिली हैं, वो हमें याद रहे। और सबसे बड़ी बात है किसने ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की है, कौन इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के प्रेजेंट लीडर हैं, एंड ऑब्वियसली द प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? इन 1885. One of the oldest global parties, played a dominant role in Indian politics post independence. 1885 में ये फॉर्म हुई है और अगर हम करंट लीडर की बात करें तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं एंड ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्लोबल पार्टीज थी और इन्होंने एक बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले किया है पोस्ट इंडिपेंडेंस, एज बिकॉज पहले कांग्रेस पार्टी ही एग्जिस्ट कर रही थी, ज्यादातर जो मेंबर्स थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही डोमिनेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। अंडर जवाहरलाल नेहरू sought to build a modern secular democratic republic in India and अंडर जवाहरलाल नेहरू इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को क्या बिल्ड करना था? एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया में, ठीक है। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन 1980 टू 1989। ये रूलिंग पार्टी थी कहाँ पे? सेंटर में। पहले तो 1977 तक थी और उसके बाद फ्रॉम 1980 टू 1989, okay, and supported economic reforms with a human face, and they are actually supporting economic reforms. Leader of United Progressive Alliance government from 2004 to 2014, और ये लीडर थे ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट। कब से? जब ये पार्टी फॉर्म हुई है, फ्रॉम 2004 कब तक? 2014 तक, ठीक है। लोकसभा इलेक्शंस में कितने वोट्स, कितनी सीट्स वो देखते हैं। इन लोकसभा इलेक्शन 2019 वन 19.5% वोट्स एंड हाउ मेनी सीट्स? 52 सीट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्टी की बात करते हैं, वो है नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। किसने फॉर्म की है? फॉर्म्ड इन जुलाई 2013 अंडर द लीडरशिप ऑफ पीए सगमा। जुलाई 2013 में फॉर्म हुई है। किसकी लीडरशिप में फॉर्म हुई है? पीए सगमा के। और अगर हम करंट लीडर की बात करें वो कौन है? कॉनवेट सगमा, ठीक है। NPP is the first political party from Northeast India to attain the status of national party. और पहली बार ये पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कि इन्हें स्टेटस मिला ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। Believes in the diversity of the country and recognizes different developmental challenges in different regions. हमारी कंट्री कितनी ज्यादा डाइवर्स है तो वो उस पर्टिकुलर डाइवर्सिटी में बिलीव कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं वो डाइवर्सिटीज, एंड ऑल्सो बिलीव्स टू रिकग्नाइज डिफरेंट डेवलपमेंटल चैलेंजेस अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, ठीक है। कोर फिलॉसफी क्या है? ये चाह रहे हैं कि सबको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मिले एंड एक्चुअली में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले इन अ सोसाइटी। और ये सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये एम्पावर करना चाहते हैं, ये इनकी कोर फिलॉसफी है कि ये सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एम्पावर करना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के डेवलपमेंट में ये अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। कोर फिलॉसफी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। सेकंड, empowerment of all sections of society.
इन्होंने अपनी गवर्नमेंट कहाँ फॉर्म की है? फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन मेघालय एंड हैज अ प्रेजेंस इन मेनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अपनी गवर्नमेंट कहाँ फॉर्म की है? इन मेघालय, और इनका प्रेजेंस देखा गया है बहुत सारी जगहों पे इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, कितनी परसेंट सीट सिक्योर की इन्होंने? सिक्योर्ड 1 सीट इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019। यहाँ पे हम 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हैं, सब पार्टीज में ये कॉमन है कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने उस टाइम पे कितनी सीट सिक्योर करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट पार्टीज की। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे 2 टाइप ऑफ स्टेट पार्टीज की हम बात करेंगे। ठीक है, दोनों टाइप ऑफ स्टेट पार्टीज में क्या डिफरेंस है हम वो देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, स्टेट पार्टीज, other than the 7 national parties, most major parties in India are classified as state parties, or we can call them regional parties by the election commission. ठीक है, अब इन 6 नेशनल पार्टीज के अलावा स्टेट पार्टीज भी फॉर्म हुई हैं। इन स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज बोला गया है। ठीक है, ये पार्टीज रिकॉग्नाइज हुई हैं बाय द इलेक्शन कमीशन। These parties are not necessarily regional in ideology or outlook. ये जरूरी नहीं है हमेशा ये अपनी आइडियोलॉजी में रीजनल हो, एज बिकॉज ये स्टेट पार्टीज जो फॉर्म होती है ना, ये नेशनल पार्टीज की यूनिट्स होती हैं। तो नेशनल पार्टीज के जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं वो ही इन स्टेट पार्टीज में काम करते हैं, और वो उनके अकॉर्डिंग ही अपनी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रीजनल पार्टीज इन इंडिया का मैप देख रहे हैं। कितनी टाइप ऑफ रीजनल पार्टीज हैं एज ऑफ 13th अप्रैल 2018। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टीज बोला था मैंने, टाइप्स ऑफ स्टेट पार्टीज। तो यहाँ पे हम 2 टाइप ऑफ स्टेट पार्टीज देखेंगे। पहली देखेंगे ऑल इंडिया पार्टीज विद लिमिटेड सक्सेस, एंड सेकंड देखेंगे स्टेट सेंट्रिक पार्टीज। ऑल इंडिया पार्टीज विद लिमिटेड सक्सेस का मतलब ये हुआ कि उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मिल गया है, बट वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है इन सर्टेन एरियाज। ठीक है, स्टेट सेंट्रिक पार्टी वो हो गई जो अपनी पर्टिकुलर स्टेट आइडेंटिटी पे ही फोकस कर रही है। उस पर्टिकुलर स्टेट को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक्चुअली वो अपने पर्टिकुलर गवर्नमेंट को अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो हम ऑल इंडिया पार्टीज विद लिमिटेड सक्सेस देखते हैं। पार्टीज विथ नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बट सक्सेसफुल ओनली इन सम स्टेट्स। जैसे मैंने बताया, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, थोड़ी सक्सेसफुल है, वो भी कुछ स्टेट्स में। एग्जाम्पल है समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, स्टेट सेंट्रिक पार्टीज जैसा मैंने बताया, पार्टीज फोकस्ड ऑन देयर स्टेट आइडेंटिटी, जो अपने पर्टिकुलर स्टेट आइडेंटिटी पे पर्टिकुलरली फोकस कर रही है, जहाँ पे दे हैव चांस कि वो अपने पर्टिकुलर स्टेट का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बीजू जनता दल, सेकंड सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, थर्ड मिजो नेशनल फ्रंट एंड फोर्थ तेलंगाना राष्ट्र समिति। ठीक है, तो ये 2 टाइप ऑफ स्टेट पार्टीज हैं। ठीक है, अब ना ये रीजनल पार्टीज एक्चुअली आई क्यों हैं? हम ये नहीं देख रहे थे कि रीजनल पार्टी फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये रीजनल पार्टीज एक्चुअली इसलिए फॉर्म हुई हैं क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर नेशनल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, तो वो एक अलायंस फॉर्म कर रहे हैं विद दीज स्टेट पार्टीज, ताकि उनकी यूनिट्स ही इन पर्टिकुलर स्टेट पार्टीज में काम कर सकती हैं। ठीक है, तो राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, नंबर and strength of state parties have grown in the last 3 decades. बहुत ज्यादा नंबर और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया है स्टेट पार्टी का। क्यों? No one national party is able to secure its own majority in Lok Sabha until 2014, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर नेशनल पार्टी सिक्योर नहीं कर पा रही है मेजॉरिटी अपने आप 2014 के इलेक्शंस तक। ठीक है, as a result, the national parties are compelled to form alliances with state parties. इसीलिए ये नेशनल पार्टीज एक्चुअली इनके ऊपर एक प्रेशर आया एज बिकॉज इनकी मेजॉरिटी फॉर्म नहीं हो रही है, तो ये स्टेट पार्टीज के साथ एक अलायंस, एक फ्रेंडशिप क्रिएट कर रहे हैं
ताकि इनको मेजॉरिटी मिल सके, ठीक है। Since 1996, nearly all state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. 1996 से ऐसा देखा जा रहा है कि नियरली सारी स्टेट पार्टीज को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो किसी पर्टिकुलर नेशनल लेवल कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ अपनी एक अलायंस स्टैब्लिश कर सके। तो मतलब एक्चुअली उन्हें भी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो मेजॉरिटी में आ रहे हैं, ठीक है। दिस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, जिसकी वजह से फेडरलिज्म भी स्ट्रेंथन हुआ है। एज बिकॉज हम फेडरलिज्म में कहते हैं एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर होती है और वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स। तो यहाँ पे नेशनल पार्टीज जो हैं वो अपनी एक कोएलिशन, अपनी एक अलायंस फॉर्म कर रहे हैं विद स्टेट पार्टीज एंड विच लीड्स टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म। और डेमोक्रेसी में तो हम बिलीव ही करते हैं जहाँ पे सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, जहाँ पे सबको इक्वल स्टेटस मिले, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया। आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट नेशनल पार्टीज, हमने अलग अलग नेशनल पार्टीज की क्या क्या आइडियोलॉजीज हैं, क्या क्या कोर फिलॉसफी और कोर प्रिंसिपल्स हैं, और क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो अपोज कर रहे हैं, हमने वो पढ़ लिया, ठीक है। जैसे अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की बात करें तो वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं सोशलिज्म, वो सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी, लेकिन वो अपोज भी कर रहे हैं किसको, इंपीरियलिज्म, कम्युनिज्म। तो इस तरीके से हमने हर एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पढ़ी, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट स्टेट पार्टीज, स्टेट पार्टीज में भी हमने दो टाइप ऑफ पार्टीज देखी। एक पार्टी जिसको नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस मिला बट वो सक्सेसफुल नहीं है ये ज्यादातर स्टेट्स में, और कुछ पार्टीज जो अपने पर्टिकुलर स्टेट आइडेंटिटी पे ही फोकस कर रही हैं, ठीक है। थर्ड, मेजर लीडर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज, हमने देखा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कब फॉर्म हुई है, वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किसने की है, और हमने ये भी देखा कि करंट लीडर उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इतना हम पढ़ के आए हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The political party which believes in Marxism-Leninism is, कौन सी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म लेनिनिज्म? फर्स्ट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सेकंड, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, थर्ड, द्रविड़ मुनेत्र खजगम, फोर्थ, बहुजन समाज पार्टी। कौन सी पर्टिकुलर पार्टी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म फॉलो कर रही है? एक्चुअली वो पार्टी जो एक कैपिटलिस्ट स्टेट को किसमें कन्वर्ट करना चाह रही है, एक सोशलिस्ट स्टेट में। तो वो कौन सी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी हमने पढ़ी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, रामास्वामी नायकर एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर? कौन सी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन लीडर्स के आइडियाज से इंस्पायर्ड थी? बीजेपी, BSP, NCP और CPI। तो हमने देखा था कौन सी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इंस्पायर्ड थी? BSP, जो थी बहुजन समाज पार्टी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये सारी चीजें आज पढ़ ली। हमने नेशनल पार्टीज देख ली, हमारे पास 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं। हमने स्टेट पार्टीज देख ली, और क्यों रीजनल पार्टीज इमर्ज हुई हैं, वो इसीलिए हुई हैं क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर नेशनल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, इसीलिए उन्होंने एक अलायंस फॉर्म करी स्टेट पार्टीज के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। एक बार रीडिंग करना चैप्टर की, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज कब फॉर्म हुई हैं वो पढ़ना, लीडर्स एक्चुअली किसने वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की है और उनके करंट लीडर कौन है, स्पेशली उनके क्या कोर प्रिंसिपल्स हैं और क्या आइडियोलॉजीज हैं। फिर हम बाद वाली क्लासेस में बात करेंगे क्या क्या चैलेंजेस एक पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है, ठीक है। थैंक यू।